नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं विच इज एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। ये हमारा लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा। लास्ट क्लास में आपने क्या किया था, एंट्रोपी चेंज की ही बात की थी, याद कीजिए, और आइडियल गैस के लिए ही बात की थी वहां पर भी। बट उस केस में हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा रखी थी कि वहां पर हमने बात की थी कि एंट्रोपी चेंज ऑन आइडियल गैस आफ्टर चेंजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब आइडियल गैस में अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज कर रहे थे तो उसके बाद आपने एंट्रोपी चेंज की बात की थी। बट आज का कंसेप्ट आपका क्या रहेगा कि किन्हीं दो आइडियल गैसेस को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो आइडियल गैस को मिक्स करने के बाद भी कोई एंट्रोपी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बारे में आज आपको बात करनी है। तो वही वाले रिलेशंस को, वही वाले कंसेप्ट्स को ही यूज करके चलेंगे, क्योंकि हमने एंट्रोपी चेंज को किसी आइडियल गैस के लिए स्टडी कर लिया है कि एक पर्टिकुलर आइडियल गैस हमारे पास है और उसमें हमारा एंट्रोपी चेंज किस तरह से आता है हमारा, तो वो चीज हमने वहां पर स्टडी की थी। तो आज आपको वही कंसेप्ट्स को यूज करके एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग आइडियल गैसेस को। अगर आप दो या दो से ज्यादा आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हो तो उसके बाद आपके एंट्रोपी में क्या चेंज आने वाला है, वो चीजें आपको डिस्कस करनी है। बट उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था, किस तरह से किया था, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेट करके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से रिलेट करके किया। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आइडियल गैसेस के अगर आप दो को मिक्स कर रहे हो, दो से ज्यादा को मिक्स कर रहे हो, तो उनके लिए आपके आइडियल गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, हर पर्टिकुलर गैस का अपना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रहेगा। तो उसी फॉर्म में रिलेट करके, क्योंकि ऐसी स्टडी हमने ऑलरेडी कर ली है, तो उसी फॉर्म में ही हम एंट्रोपी तक जाएंगे कि एंट्रोपी वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्योंकि हमने वहां पर लास्ट में देखो रिजल्ट्स आपको याद हो तो हमने सभी के लिए रिजल्ट्स किए थे, सभी के लिए, मतलब आइसोथर्मल के लिए भी, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल के लिए भी, आइसोबारिक के लिए भी किया था और आइसोकोरिक के लिए भी किया था। तो वहां पर हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को कांस्टेंट करके भी स्टडी किया था। और जब हमारे तीनों कांस्टेंट नहीं थे, सेपरेट सेपरेट भी हमने वहां पर रिजल्ट देखे थे कि हमारे एंट्रोपी चेंज की रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा के चलेंगे कि सभी गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सभी गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जिस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर, वॉल्यूम को वेरी होने देंगे अगर हम मिक्स कर रहे हैं किन्हीं गैसेस को, तो प्रेशर, वॉल्यूम के चेंज करने से एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, ये चीज हमने यहाँ से ऑब्जर्व करनी है, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। और एंट्रोपी चेंज के बारे में हम अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि वो इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन मेरी यही रहेगी कि मैं दो ही गैसेस मान के चलूंगी पहले तो, कि दो गैसेस को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, मोर देन टू गैसेस भी आप मिक्स कर सकते हो, बट यहाँ पर हम टू गैसेस को ही कंसिडर करके चल रहे हैं जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स हम आइसोथर्मल सिस्टम मान के चल रहे हैं अपना। आइसोथर्मल मेरा अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो दैट मीन्स वहां पर मेरा प्रेशर वेरी कर सकता है और वॉल्यूम मेरा वेरी कर सकता है। बट आप याद कीजिए, लास्ट क्लास में जब हमने यही एंट्रोपी चेंज की बात की थी और आइसोथर्मल के केस में अगर मैंने बात की थी, तो वहां पर लास्ट में रिजल्ट, जिसको नहीं याद है वो अपना लास्ट लेक्चर देख लेना, वहां पर मैंने इसको कराया था। अगर आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल के केस में अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूं तो वहां पर मेरे दो रिजल्ट्स आए थे। क्या क्या रिजल्ट थे देखिए, एक हमारा रिजल्ट था प्रेशर की फॉर्म में, एक हमारा रिजल्ट था वॉल्यूम की फॉर्म में। अगर मैं प्रेशर की फॉर्म में बात करूं तो मेरा रिजल्ट आया था R into ln P1 by P2, मतलब इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर। फिर हमारा एक और रिजल्ट आया था इसी के साथ, R ln V2 by V1, ये हमारा फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इसकी फॉर्म में रिजल्ट आया था। तो डेल्टा S हमारे रिजल्ट ये दे रहे थे हमें, यहाँ लिख देते हैं आइसोथर्मल की, ये हमारा आइसोथर्मल के लिए रिजल्ट था। हमने पहले क्या किया था देखो, सबसे पहले हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए आइडियल गैस को स्टडी करने चले थे, मतलब आइडियल गैस के एंट्रोपी चेंज को स्टडी करने के लिए चले थे। बट वहां पर हमने सबसे पहली कंडीशन तो ये लगा दी थी कि तीनों के साथ वेरिएंस हम चेक नहीं कर पा रहे थे। अगर तीनों के साथ हमने चेक नहीं किया तो हमने दो दो करके किया। कैसे, पहले टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ वेरिएंस चेक किया। तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आए थे। दो रिजल्ट्स में एक में टेम्परेचर और प्रेशर इन्वॉल्व था, एक में टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्वॉल्व था। तो दोनों रिजल्ट्स के बाद हमने लास्ट में
क्या किया, आइसोथर्मल कंडीशन लगाई, आइसोबारिक कंडीशन लगाई थी और आइसोथॉरिक कंडीशन लगाई थी। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ कि भाई मैं आइसोथर्मल कंडीशन लेके चल रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे आइसोथर्मल वाला रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मतलब बाकी के झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है, मतलब सॉरी टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है, जहां पर टेम्परेचर भी आपका इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें टेम्परेचर को तो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो वो वाले टर्म को हमें फिर बाद में जीरो बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन का, और आइसोथर्मल के लिए आपके ये दो रिजल्ट्स आए थे, R is the gas constant log of initial pressure divided by फाइनल प्रेशर, और साथ ही साथ हमारा रिजल्ट एक वॉल्यूम की फॉर्म में भी आया था, वो हमारा क्या रिजल्ट था, R which is gas constant log of final volume divided by initial volume। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स थे, इनमें से आप किसी भी रिजल्ट्स के साथ जा सकते हो, मतलब किसी की भी हेल्प से आप अपना एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि मिक्सिंग, अब यहाँ पर हम मिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, वहां तो हमने सिंपल आइडियल गैस के लिए बोला था, बट यहाँ पर हम आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्सिंग में क्या होगा, देखिए आप किसी भी दो गैसेस को मिक्स कर रहे हो, बट जो वो दोनों गैसेस हैं सेपरेटली अपना डिफरेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लेके चल रही है। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों का ही प्रेशर या दोनों का ही वॉल्यूम या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। बट हमने एक कंडीशन लगा दी कि आइसोथर्मल है, तो हम ये कंडीशन मान के चल सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया बट प्रेशर और वॉल्यूम तो हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अब उसके बाद हमने देखा कि आइसोथर्मल की कंडीशन में हमारा प्रेशर और हमारे वॉल्यूम के फॉर्म में डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हम चाहे तो प्रेशर के साथ जा सकते हैं और चाहे तो हम वॉल्यूम के साथ जा सकते हैं। तो हम प्रेशर की हेल्प वाले मतलब प्रेशर वाली रिलेशन को यूज करके भी अपना एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम वाला जो रिजल्ट है उसको यूज करके भी एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सिंग से पहले या तो मैं प्रेशर पता कर लूं किसी तरह से कि गैस का प्रेशर क्या है, और आफ्टर मिक्सिंग मैं प्रेशर पता कर लूं, या फिर मैं वॉल्यूम पता कर लूं, मिक्सिंग से पहले वाला भी और आफ्टर मिक्सिंग भी जो मेरे वॉल्यूम चेंज आने वाले हैं वो पता कर लूं, तो मैं एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकती हूँ। दोनों में से कोई एक चीज पता चल जाए, दोनों में से एक चीज, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से एक चीज का मतलब आफ्टर मिक्सिंग या बिफोर मिक्सिंग की बात नहीं करनी। दोनों का मतलब ये है कि या तो मुझे प्रेशर पता चले कि मेरा बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग की बात कर रहे हैं हम। बिफोर मिक्सिंग अगर मेरा प्रेशर सपोज P1 है और आफ्टर मिक्सिंग मेरा P2 है, या तो मुझे ये पता चल जाए, इनकी वैल्यूज पता चल जाए, मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूं और मैं अपना एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लूं, या फिर मेरे पास एक रिजल्ट वॉल्यूम की फॉर्म में है, तो वॉल्यूम की फॉर्म में मेरा मान लो वॉल्यूम पहले V1 हो और बाद में मेरा वॉल्यूम V2 हो गया है आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग मेरा वॉल्यूम दोनों मतलब बिफोर और आफ्टर वाले अगर मेरे पास रिजल्ट आ जाते हैं तो मैं इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करूं और अपना एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लूं। बट यहाँ पर अब हम दोनों रिजल्ट्स के साथ जाएं तब भी मेरा सेम ही आंसर आने वाला है, तो हम किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं। हम अपना रिलेशन फाइंड आउट करेंगे प्रेशर की हेल्प से, और प्रेशर की हेल्प से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ पर बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि आप प्रेशर की हेल्प से ही कैलकुलेट करोगे, आप वॉल्यूम की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो सेम रिलेशन को, आपकी मर्जी है वो एग्जाम में कि प्रेशर की हेल्प से सॉल्व करोगे या वॉल्यूम की हेल्प से। हम प्रेशर की हेल्प से इसलिए जस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस हमें ऑलरेडी पता है प्रेशर की फॉर्म में, तो प्रेशर की फॉर्म में वो हम उन रिलेशंस को यूज करके और अपने मैथमेटिकल पोर्शन को इजी बना सकते हैं। जस्ट इसलिए हम प्रेशर की हेल्प से कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप वॉल्यूम से भी कर सकते हो और प्रेशर से भी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या मतलब, हम यहाँ से अब जस्ट अपनी ये प्रेडिक्शंस मान के चलेंगे कि भाई हमारा प्रेशर जो है बिफोर मिक्सिंग क्या था और आफ्टर मिक्सिंग क्या होने वाला है, उसके लिए हमें देखना है। अगर मैंने कोई भी दो गैसेस ली तो दोनों ही गैसेस का अपना अलग अलग प्रेशर होगा। तो अगर अलग अलग प्रेशर होगा तो मैं कहती हूँ फर्स्ट गैस के लिए मान लो, फॉर फर्स्ट गैस अगर वो N1 नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करती है, मतलब फर्स्ट गैस में अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स अगर वो कंटेन करती है और उसका इनिशियल प्रेशर, बिफोर मिक्सिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर उसका इनिशियल प्रेशर सपोज करो P1 नोट से अगर हम रिप्रेजेंट करें, अगर उसका इनिशियल प्रेशर P1 नोट हो, N1 नंबर ऑफ मोल्स कंटेन कर रहा है, और आफ्टर मिक्सिंग, ये तो हमारा कंसेप्ट था बिफोर मिक्सिंग का,
में आफ्टर मिक्सिंग प्रेशर क्या बन जाए, P1 अगर हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरी गैस के लिए भी कर सकते हैं अज्यूम। सेकंड गैस में, सेकंड गैस अगर N2 नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करता है और उसमें इनिशियल प्रेशर हम कहें P2 नोट से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, इनिशियल प्रेशर की बात कर रही हैं या बिफोर मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, और आफ्टर मिक्सिंग वो चेंज होके P2 अगर बन जाता है, तो क्या बोला है देखिए, अगर मेरी फर्स्ट गैस जो है वो N1 नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करती है और उसका उस टाइम पे इनिशियल प्रेशर P1 नोट है, ये हमारा बिफोर मिक्सिंग का कांसेप्ट रहा। सेम चीज अगर मैं बिफोर मिक्सिंग की सेकंड गैस की बात करूं तो यहाँ पर ये N2 नंबर ऑफ मोल्स रखने वाली गैस है और जिसके पास P2 नॉट इनिशियल प्रेशर है, और इसके बाद जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग इसका, इस वाली गैस का प्रेशर सपोज करो चेंज होके P1 नोट से P1 बन जाए, और इस वाली गैस का जो है प्रेशर वो हमारा चेंज होके P2 अगर हो जाता है, तो इसके लिए हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर की बात नहीं की, मैं अगर इस केस में मैंने आइसोथर्मल कंडीशन लगा रखी हो दोनों ही केसेस में मिक्सिंग के टाइम पे, अगर ये आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो कर रही है, ये कंडीशंस ये दोनों ही गैसेस सॉरी, तो अगर ये आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो करें तो हमने अभी रिजल्ट देखा था कि रिजल्ट कौन सा यूज कर सकते हैं हम वहां पर, तो रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम डेल्टा S इज इक्वल टू R ln P1 बाय P2, और यहाँ पर P1 P2 कौन से थे, इनिशियल प्रेशर, ये हमारा फाइनल प्रेशर। यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों गैसेस में, इनिशियल प्रेशर मेरा कौन सा होगा, P1 नोट, और फाइनल प्रेशर मेरा कौन सा होगा, P1। सेम चीज यहाँ पर भी, अगर मेरा इनिशियल प्रेशर की बात करें तो P2 नॉट, और आफ्टर मिक्सिंग मेरा फाइनल प्रेशर बन गया है तो ये हमारा P2। तो यहाँ पे मैं इसमें अगर इन्हीं दोनों गैसेस पे मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँ तो दोनों के लिए हम रिजल्ट्स क्या लिख सकते हैं। अब मैं फर्स्ट के लिए लिखूँ तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट वाली गैस में क्या कंडीशन है कि N1 नंबर ऑफ मोल्स रखने वाली गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 नोट था, और आफ्टर मिक्सिंग P1 में अगर वो प्रेशर चेंज हो गया है तो उसके लिए मैं डेल्टा S वैल्यू लिख सकती हूँ। डेल्टा S मेरी वैल्यू आ जाएगी N1 R, यहाँ रिजल्ट में याद कीजिए वहां नंबर ऑफ, ये हमारा 1 मोल के लिए रिजल्ट था, और वहां मैंने आपको बताया भी था अगर आपको N नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज करना है तो यहाँ पर आप उसको N से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ अगर मैंने N1 नंबर ऑफ मोल्स कहा तो N1 इंटू R ln, अब कौन सा प्रेशर लिखना है हमने, इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पर हमारा इनिशियल प्रेशर कौन सा है, P1 नोट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर मेरा क्या है P1। तो ये मैंने फर्स्ट गैस के लिए एंट्रोपी चेंज लिखा, समझ आया। फिर उसके बाद सिमिलर वे में हम सेकेंड गैस के लिए भी एंट्रोपी चेंज लिख सकते हैं जिसमें N2 नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करने वाली गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P2 नॉट है, और आफ्टर मिक्सिंग जो चेंज होके क्या बन जाता है, P2 प्रेशर में चेंज हो जाता है। तो उसके लिए मेरा एंट्रोपी चेंज आ जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू N2 R ln इनिशियल प्रेशर P2 नॉट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर क्या बन गया है P2, और एंट्रोपी चेंज आ गया मेरा ये सेकंड गैस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे ये बताइए कि अगर आप इन्हीं दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद क्या आप उन गैसेस को सेपरेटली देख सकते हो, जैसे हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या आप उन्हें सेपरेटली देख सकते हो, नहीं देख सकते। हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि भाई प्रेशर P1 नोट था पहले और फिर चेंज हो गया P1 में, उस गैस का, जिस भी पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हो, एक का हमारा P2 नोट था फिर वो चेंज हो गया P2 में कन्वर्ट हो गया, बट ऐसा तो ऑब्जर्व करना पॉसिबल ही नहीं है। वो हम सिंगल सिंगल गैस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने मिक्स कर दिया, गैसेस को मिक्स करने के बाद उनके पार्टिकल्स को आप सेपरेट तो नहीं कर सकते ना। तो अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब जो प्रेशर चेंज के बाद बना है वो तो मेरा कंप्लीट प्रेशर, किसी गैस के कंप्लीट प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक मिक्सिंग के बाद वो एक सिंगल गैस की तरह ट्रीट कर रही है, आफ्टर मिक्सिंग वो एक सिंगल गैस की तरह ट्रीट कर रही है। तो इसका मतलब जो मेरा ये P1 और जो ये मेरा P2 की बात हो रही है वो तो कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर P है, क्योंकि ये तो मिक्स हो चुके हैं, और मिक्स हो गए हैं तो ये वाली एंट्रोपी और ये वाली एंट्रोपी कंप्लीट एंट्रोपी बनाएगी। मतलब इसकी वजह से जो एंट्रोपी आई है और इसकी वजह से जो एंट्रोपी आई है वो तो एक सिंगल कंप्लीट एंट्रोपी बनाने वाली है। तो इसका मतलब जो एंट्रोपी चेंज यहाँ 1 2 से रिप्रेजेंट कर दो, 1 2, ये फर्स्ट गैस के लिए, सेकेंड गैस के लिए। तो अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज की बात कर रही हूं, टोटल एंट्रोपी चेंज
कि हमारा एक गैस थी, उसका इनिशियल प्रेशर P1 नोट था, वो P1 में चेंज हो गई, या P2 नोट था, वो P2 में चेंज हो गई। ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेपरेट सेपरेट गैसेस की जब तक बात कर रहे हो, जब तक उनके पास P1 नोट और P2 नोट ये हमारे प्रेशर्स थे, उस टाइम पे इनका सेपरेट प्रेशर कैलकुलेट करना या ऑब्जर्व करना इजी था हमारे लिए। बट अब क्या हो गया है, मिक्सिंग हो चुकी है, तो मिक्सिंग के बाद आप सेपरेटली इनके प्रेशर्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, वो तो मिक्स हो चुके हैं। तो अगर वो मिक्स हो चुके हैं तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये दोनों मिक्स हो चुके हैं तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा कि इसकी वजह से एंट्रोपी में जो चेंज आया और इसकी वजह से जो एंट्रोपी में चेंज आया, तो दोनों की वजह से कंबाइन एंट्रोपी हमें जो चेंज होगी वो कंबाइन मिलेगी। तो डेल्टा एस जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 से रिजल्ट मिलेगा। और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो R, तो देखो इनमें दोनों में कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट ही ले रही हूं, तो R N1 ln P1 नोट डिवाइडेड बाय P1 प्लस N2 ln P2 नोट डिवाइडेड बाय P2। इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर, इस फॉर्म में हमने रिजल्ट लिखा। ये हमारा टोटल एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं टोटल प्रेशर जो चेंज हुआ है वो P1 और P2 की फॉर्म में ना कह के हम ये कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर में चेंज, टोटल चेंजिंग प्रेशर, चेंजिंग प्रेशर, जो प्रेशर चेंज हुआ है वो हमारा P1 और P2 दोनों के ओवरऑल रिजल्ट से हमें मिलेगा। दैट मीन्स P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 और P2 से मेरा टोटल जो आफ्टर मिक्सिंग जो प्रेशर है वो मेरा ये रहेगा। इसको टोटल चेंजिंग प्रेशर ना लिख के आप आफ्टर मिक्सिंग टोटल प्रेशर लिख दो। आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग total pressure will be टोटल प्रेशर मेरा P1 प्लस P2 के इक्वल हो जाएगा। और यहां से टोटल एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें तो वो डेल्टा S, और ये हमारा डेल्टा S इक्वल आ जाएगा R ln N1 ln P1 नोट बाय P1 प्लस N2 ln P1 2 बाय P2। आप ये वाली जो एंट्रोपीज हैं इनको कह सकते हो कि ये हमारा एंट्रोपी चेंज में रिस्पॉन्सिबल इस फैक्टर के इक्वल होगा, और इसकी वजह से सेकंड वाली गैस की वजह से हमारा एंट्रोपी चेंज जो है वो ये इतना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करेगा। तो इन दोनों की वजह से कंबाइन हमें तो टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करनी है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज हमारा इसके इक्वल आ गया। अब ये देखो हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आई, कोई इजी सी रिलेशन हमें नहीं मिली है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब मैथमेटिकली कंसेप्ट कहां से उठाना था वो चीज आपको समझ आ गई है। अब इसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है जस्ट, और मैथमेटिकली सॉल्व करते हुए हमने एक टर्म का यूज करना है या एक रिलेशन का यूज करना है विच इज डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस लॉ को यूज करके हम इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि डॉल्टन ने भी किसकी बात की थी, मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बारे में ही बात की थी उन्होंने भी। और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी हमें, डॉल्टन लॉ के थ्रू हमें क्या स्टेटमेंट मिली थी कि आफ्टर मिक्सिंग अगर हम किसी भी दो गैसेस को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने के बाद उनका जो प्रेशर बनेगा, मतलब अभी जो हमने कहा कंप्लीट प्रेशर बना है वो P1 प्लस P2 की वजह से जो बना है, तो ये कंप्लीट प्रेशर जो हमारा है का इक्वल होता है। मतलब ये जो टोटल प्रेशर है ये आपका इक्वल होगा किन्हीं जितनी भी आपने कंपोनेंट गैसेस यहाँ पर यूज की है मिक्सिंग के अंदर, उन सभी के सेपरेट सेपरेट पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल। अब ये हमारे पार्शियल प्रेशर्स हैं, इनिशियल प्रेशर से जो चेंज हुए थे P1 नोट से चेंज हुआ P1, ये P1 मेरा पार्शियल प्रेशर P2 नोट से चेंज हुआ था P2 में, तो ये मेरे P1 और P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर जो कि यूज हुए हैं हमारे मिक्सिंग में। तो मिक्सिंग क्या, जब मैंने आइडियल गैसेस की मिक्सिंग किया, अगर मैंने दो गैसेस मिक्स की है तो उस टाइम पे उन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है मेरा टोटल प्रेशर। डॉल्टन ने यही स्टेटमेंट दी थी। और अगर 3 गैसेस है या उससे 3 से ज्यादा है तो हमारे यहाँ पर उन सभी के पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है कंप्लीट प्रेशर। यहाँ से उन्होंने ये मैथमेटिकल रिलेशन हमने दी थी। बट अब ये चीज हमें
हर एक सेपरेट प्रेशर की या हर एक सेपरेट गैस के पार्शियल प्रेशर की अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूं, तो अगर हम हर एक कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर, तो हर एक कंपोनेंट मिक्सिंग वाली गैस का हर एक कंपोनेंट गैसेस जो भी हैं, हमारी जितनी भी गैसेस इन्वॉल्व है, तो वो सारी ही गैसेस का पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स की, तो वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्लीट प्रेशर ऑफ दैट मिक्स्ड गैस। मतलब जो हमने गैस मिक्स की हुई है, जितने भी गैसेस को मिक्स किया हुआ है, उसकी वजह से जो कंप्लीट या टोटल प्रेशर जो हमारा बना है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली लिख के दिखाती हूँ तब आपको समझ आएगा। देखिए कि P1 की अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर P1 कैलकुलेट करना है, मैंने नंबर ऑफ गैसेस मिक्स कर रखी है और उनमें से मैंने P1 अगर कैलकुलेट करना है, तो वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मिक्सिंग के बाद जितना ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है उसके, मिक्सिंग के बाद जितना भी ओवरऑल कंप्लीट प्रेशर हमारा जो है, टोटल प्रेशर जो है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर आपका कांस्टेंट आएगा मोल फ्रैक्शन विच इज x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ से हमारे रिलेशन आ जाएगी P1 इज इक्वल टू P इंटू x1, या आप इसको x1 इंटू P लिखो, तो ये हमारा रिलेशन आ गया P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P। सिमिलर वे में आप P2 के लिए भी रिजल्ट लिख सकते हो, तो P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि हर एक कंपोनेंट का, जो भी कंपोनेंट गैसेस यहाँ पर हमारे इन्वॉल्व है मिक्सिंग में, तो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्लीट प्रेशर के। यहाँ से P1 मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, P2 मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए उस पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ x1 आ गया, यहाँ आपका x2 आ गया। तो अब इन रिलेशंस को हमने यूज करना है इस इक्वेशन के अंदर। इन दोनों ही रिलेशंस को इस इक्वेशन में जब हम यूज करेंगे, तो देखिए क्या चेंजेस हमारे पास आएंगे। P1 की जगह x1P आ जाएगा और P2 की जगह x2P आ जाएगा। यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो इसका मतलब यहाँ आपका x1 इंटू P, x1 इंटू P, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा x2 इंटू P। तो आपके पास ये रिलेशन आई, मैथमेटिकल रिलेशन R ln P1 नोट बाय x1 इंटू P। P यहाँ पर आप ध्यान रखना कंप्लीट टोटल प्रेशर जो आपका है वो है N2 ln P2 नोट बाय x2P। तो अब इस रिलेशन को आगे सॉल्व करने के लिए हम आगे अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा जस्ट हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ अगली कंडीशन, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, बट हम क्या रिलेशन अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा P1 नोट है और P2 नोट है, वो सपोज करके चलते हैं कि दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल भी जब है तो वो हमारा किसी P के इक्वल है। इसका मतलब चाहे आप मिक्सिंग के पहले की प्रेशर की बात कर रहे हो, ये दोनों कौन से थे, इनिशियल प्रेशर्स थे ना, दोनों ही गैसेस के इनिशियल प्रेशर्स थे दोनों गैसेस के। तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं, जस्ट अज्यूम फॉर सिंप्लीफिकेशन, अज्यूम फॉर सिंप्लीफिकेशन। इस मैथमेटिकल रिलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि हमारा पार्शियल प्रेशर इनिशियल प्रेशर दोनों ही गैसेस का सेम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या हर कंडीशन में जरूरी नहीं है ऐसा होगा। बट यहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जस्ट अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा इनिशियल प्रेशर है दोनों गैसेस का वो दोनों इक्वल है, और वो इक्वल अगर हो जाए किसी तरह से, हमारा जो टोटल प्रेशर है आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो हमारा ये P बन रहा है उसके इक्वल अगर हो जाए, तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा S किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए डेल्टा S इज इक्वल टू R N1 ln P1 नोट की जगह अगर मैं P वैल्यू ही पुट कर दूं तो P डिवाइडेड बाय x1P, P डिवाइडेड बाय x1P। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन में भी जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे प्लस N2 ln, यहाँ पर भी मेरा P2 नोट है तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ P डिवाइडेड बाय x2P। P से P दोनों रिलेशन में हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्म्स में हमारा P से P कैंसिल हो जाएगा, और P से P कैंसिल होने के बाद यहाँ पर जस्ट क्या बचेगा 1/x1, और ये भी हमारा क्या रहेगा 1/x2।
हमारे पास रिलेशन ये आ जाएंगे। देखो क्या किया है, जस्ट हमने P इज इक्वल टू P1 नॉट इज इक्वल टू P2 नॉट इज इक्वल टू P लिखा। इसका मतलब मैंने एक कंडीशन अज्यूम की जस्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि सपोज करो कि जो इनिशियल प्रेशर थे मेरे दोनों गैसेस के जिनको मैं मिक्स करने वाली थी, अगर उन दोनों गैसेस के इनिशियल प्रेशर से इक्वल हो जाए और मिक्सिंग के बाद भी उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस ना आ रहा हो, इसका मतलब जो टोटल प्रेशर बना वो भी इक्वल ही रहता हो, तब हमारा P1 नॉट P2 नॉट के इक्वल हो सकता है, वो हमारा P के इक्वल हो सकता है। अब ये देखो ऐसा अज्यूम करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपने कोई दो गैसेस ली, उन दोनों गैसेस को मिक्स करेंगे, जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद वो सेपरेट प्रेशर लेके आई थी। हमने सेपरेट ही लिया था ना, पहले P1 नोट को अलग ले रहे थे, P2 नोट को अलग ले रहे थे, तो हमने सेपरेट प्रेशर वाली गैसेस को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद वो दोनों अपना इफेक्टिव ही तो अपना जो टोटल प्रेशर देंगे मिक्स होने के बाद, तो अपना इफेक्टिव रिजल्ट ही तो देते थे। तो अब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि P1 नोट और P2 नोट और P2 नोट दोनों इक्वल हो जाए, मतलब दोनों गैसेस के मेरे प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अगर दोनों गैसेस के प्रेशर से इक्वल हो जाएंगे इनिशियल प्रेशर्स, तो उनको जब हम मिक्स करेंगे तो वो सेम सा ही प्रेशर रखेंगे, ज्यादा चेंज उसमें नहीं आएगा। अगर ज्यादा चेंज नहीं आएगा तो हमने टोटल प्रेशर को जो आफ्टर मिक्सिंग हम टोटल प्रेशर ले रहे थे वो भी अगर मेरा P के इक्वल ही आ जाए, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर P वैल्यू पुट कर दी P1 नोट की जगह, तो P वैल्यू पुट की तो P से P हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी मैंने P2 नोट की जगह जब P वैल्यू पुट की तो P से P कैंसिल होगा, 1/x1 बचेगा और 1/x2 मेरे रिलेशन में बचता है। अब इसके बाद आप सभी को पता है ln ऑफ 1/x को मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ ln x। ln ऑफ log 1/x मेरा लिखा जा सकता है log माइनस log x के इक्वल होता है। तो अगर ये इस रिलेशन के इक्वल होगा तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू r n1 विथ नेगेटिव साइन ln x लिखा जा सकता है माइनस ln x1। क्या किया है जस्ट हमने log 1/x1 को माइनस log x के इक्वल लिख दिया, तो यहाँ माइनस log x1 प्लस नेगेटिव साइन इसमें भी आएगा क्योंकि हम इसके साथ भी वही सेम चीज करने वाले हैं, n2 ln x2। आपके पास ये रिलेशन आ गई और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है यहाँ पर ये नेगेटिव साइन दे देंगे। अब इसके बाद क्या करो, नेगेटिव साइन इस स्टेप में से कॉमन ले लो। नेगेटिव साइन जैसे ही कॉमन आता है माइनस आर नेगेटिव साइन हम बाहर लेते हैं, कॉमन ले रहे हैं, n1 ln x1 प्लस n2 ln x2 आपकी रिलेशन बनी ये। अब इस इक्वेशन में n1 ln x1 प्लस n2 ln x2 हमारे पास जस्ट नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन दो चीजें बची हुई हैं। इसमें आप इस इक्वेशन को ओवरऑल जो डेल्टा एस आपका बना हुआ है, इस इक्वेशन को ओवरऑल n1 प्लस n2 से अगर हम डिवाइड कर दें, क्या कर रहे हैं जस्ट n1 प्लस n2 से डिवाइड कर दें। इससे पहले इसको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये डेल्टा एस वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। इसमें क्या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ तो हमने दो ही गैसेस मिक्स की थी, पर जरूरी नहीं है ना हम हर बार दो ही गैसेस मिक्स करेंगे, हम दो से ज्यादा गैसेस भी मिक्स कर सकते हैं, हो सकता है 5, 6, 10, 20 कितने नंबर ऑफ गैसेस भी आप मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ अगर आपके पास इस तरह से रिलेशन आती चली जाएंगी तो उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में रिजल्ट लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में। कैसे, अगर हमारी सेम टाइप की टर्म्स ही रिपीट हो रही होती हैं तब हम उस अगर समेशन एडिशन के टाइम पे सेम टाइप की ही टर्म्स आपकी रिपीट हो रही होती है तो आप उसको समेशन में लिख सकते हो। अगर समेशन में लिख सकते हो तो ये रिलेशन हमारी लिखी जा सकती है डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, क्योंकि हमारी आई ही तो चेंज हो रही है, आई वैल्यू तो चेंज हो रही है, एन आई एल एन एक्स आई। n1 जब मैं एन आई की वैल्यू 1 पुट करूं तो हमारा क्या आ रहा है, n1 ln x1, मैं 2 पुट करूं n2 ln x2, मैं थर्ड गैस को और इन्वॉल्व कर लेती हूँ तो n3 ln x3, इस तरह से जाएगा। तो हम समेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन फॉर्म में सेम ही टाइप की टर्म, सेम टर्म नहीं सेम टाइप की टर्म हमारी रिपीट हो रही है, तो रिपीट हो रही है तो हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये आई रनिंग 1 to n हमारी जितनी भी नंबर ऑफ गैसेस हैं
या यहाँ पर n की जगह n आपका यहाँ इन्वॉल्व है, k लिख लो कि सपोज k नंबर ऑफ गैसेस इन्वॉल्व है, तो I रनिंग 1 to k ni ln xi हमारी एक जनरल सी रिलेशन आ गई। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है रिलेशन को। अब इसी इक्वेशन को अगर हम चेंज करना चाहें, मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं, तो इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके ni's है ना, या इस इक्वेशन में देखो n1 और n2 इन्वॉल्व है, इस इक्वेशन को ओवरऑल n1 प्लस n2 से डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा s इज इक्वल टू माइनस आर n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 ln x1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 ln x2। ये रिलेशन आई। इसमें देखिए n1 बाय n1 प्लस n2 किसके इक्वल होता है, आपका मोलैरिटी वाला कंसेप्ट करते हो। वहां पर आपने मोल फ्रैक्शन की भी बात की थी, नंबर ऑफ मोल्स को भी आपने वहीं से स्टडी किया था। तो ये n1 बाय n1 प्लस n2 ये आपके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज इक्वल टू x1, और ये x1 आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और ये टर्म आप ऑलरेडी इस टर्म से फेमिलियर हो, आपने ये मोलैरिटी वाला कंसेप्ट करते हो ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी और ये नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टर्म्स आपने की थी, सॉल्यूशन स्टार्ट करना था तभी। तो वहां पर आपने n1 प्लस डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इज इक्वल टू x1, 11th क्लास में आपका ये टॉपिक आ जाता है, तो वहां से आप देखना। तो ये हमारा रिलेशन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा s इज इक्वल टू माइनस आर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x1, और मेरा n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 किसके इक्वल होता है, वो x2, मतलब सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो यहां से x1 ln x1 प्लस यहाँ n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 है, तो n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मेरा किसके इक्वल है, x2 के, तो ln x2। ये रिलेशन आपकी आ गई। इसमें भी आप देखिए सेम टाइप की टर्म्स ही रिपीट हो रही हैं, और अगर सेम टाइप की टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ, डेल्टा s इज इक्वल टू माइनस आर, समेशन के फॉर्म में ही लिखेंगे, I रनिंग 1 to k xi ln xi, I रनिंग 1 to k। यहाँ पर जब आप 2 ही कंपोनेंट की बात कर रहे हो, अगर आपका k 2 ही नंबर तक चेंज हो रहा है, तो x1 ln x1 प्लस x2 ln x2, मतलब कि i की वैल्यूज चेंज करो और आपके पास सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपकी रिलेशन आ गई। यहाँ से एंट्रोपी चेंज आप दोनों ही रिलेशंस में से किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है, ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, वैसे ये आपने कैलकुलेट कर लिया है एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। एंट्रोपी चेंज कितना आएगा मिक्सिंग के बाद आइडियल गैस की हेल्प, मतलब आइडियल गैस में अगर आपकी 2 आइडियल गैसेस को, 2 से ज्यादा आइडियल गैसेस को अगर आप मिक्स कर रहे हो, तो कितनी भी आइडियल गैसेस ले लो आप और उनको मिक्स कर दो। आप जस्ट इस इक्वेशन में पुट करो उनकी रिजल्ट्स, यहाँ पर मतलब उसके मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप रिजल्ट उनकी वैल्यूज पुट करो और अपना एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर हमने जनरल वे में रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, बट अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो एंट्रोपी चेंज आने वाला है, ये इंक्रीज वैल्यू मिलेगी हमें या डिक्रीज, मतलब डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू हमें, ये चीज हमें कहां से पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी इससे। देखो मोल फ्रैक्शन, आपका मोल फ्रैक्शन अगर 2 कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो तो x1 प्लस x2 दोनों का मोल फ्रैक्शन आपका हमेशा इक्वल टू 1 होता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। ये चीजें आपको छोटी छोटी सी टर्म है, यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने बैठे तो बहुत लेंथी लेक्चर जाएगा। आप ये अपना सॉल्यूशन वाला चैप्टर जब स्टार्ट करते हो ना, वहां पर आपने ये नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के टर्म्स सभी पढ़ी हुई है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वगैरह के साथ पढ़ा था वहां पर। मोल फ्रैक्शन में वहां भी देखा था कि आपके दोनों जितने भी कंपोनेंट, एक्चुअल में जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व है, उन सभी का मोल फ्रैक्शन हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अगर इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से फॉर श्योर x1 लेस द
x1 1 से तो लेस ही होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर हमारा 2 भी रख रहा है, इसका ये x2 भी रख रहा है। तो अगर x1 और x2 की अगर हम बात करें तो x1 भी और x2 भी हमेशा अगर सेपरेट सेपरेट बात कर रहे हैं तो वो हमेशा लेस देन 1 होंगे, क्योंकि ये दोनों का समेशन या दोनों का एडिशन हमारा 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा है, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा है। तो हमेशा किसी भी कॉम्पोनेंट की अगर आप मोल फ्रैक्शन की आप बात करोगे तो वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा, और अगर लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, या तो 0 होगा, 1 से लेस क्या होते हैं, या तो 0 या फिर नेगेटिव वैल्यूज। इसका मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और नेगेटिव वैल्यू अगर आएंगी तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब मेरा डेल्टा एस जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखेगा। हमेशा मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस एंट्रोपी को इंक्रीज ही करेगी, कभी भी डिक्रीज वैल्यू नहीं आ सकती, या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो डेल्टा एस हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो यहां से आपका टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, आपने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर ली है कि एंट्रोपी चेंज किसी भी आइडियल गैस को मिक्स करने के बाद वो हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू रिजल्ट देगा, और साथ ही साथ आप इन दोनों रिलेशन से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है तब तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो, बट इन केस नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है तब भी आपके पास रिजल्ट है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपका एंट्रोपी चेंज हुआ मतलब कंप्लीटली आपने कैलकुलेट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया है। बट आप ये पूरा का पूरा मेथड जो है मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, प्रेशर की हेल्प से करते आए हो। आप इसी सेम कंसेप्ट को वॉल्यूम की हेल्प से भी कर सकते हो। वहां पर यहाँ पर आपने प्रेशर की बात की ना, वहां पर आप वॉल्यूम की बात करोगे कि वॉल्यूम का वेरिएंस, और वॉल्यूम हमारा इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये था। इस तरह से सेम वे में आप वॉल्यूम की हेल्प से भी कर सकते हो, बट पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में आप डॉल्टन लॉ को यूज करके अपने रिलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन थी, तो हम इस मेथड के थ्रू आए हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ आज के लिए कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।